मैच द लिस्ट वन और विद द लिस्ट टू। तो यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू को करेक्टली मैच करना है। एक है यात्रियों का लिस्ट और दूसरा उनकी कंट्रीज का लिस्ट, किस देश से संबंधित। ऑप्शन आपके सामने वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान है। कंट्रीज का नाम दिया हुआ है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको करेक्टली मैच करना है। तो वास्को डी गामा बेसिकली कहाँ से था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और इसने खोज क्या किया था? तो इसने इंडियन सी रूट को खोजा था। इंडियन सी रूट, जो समुद्री मार्ग है उसको खोजा था। सेकेंड यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस से रिलेटेड थे, ये स्पेन का था। स्पेन का था और इसने बेसिकली क्या किया था कि अमेरिका का खोज किया था। तो इसने अमेरिका का खोज किया था। अमेरिका का खोज किया था। थर्ड यहाँ पे कैप्टन कुक। कैप्टन कुक बेसिकली ये ब्रिटेन का रहने वाला था, ग्रेट ब्रिटेन का, और इसने खोजा था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और तस्मान ये हॉलैंड का था और इसने खोजा था आपको तस्मानिया, जो अभी करंट है, तस्मानिया, और न्यूजीलैंड, एंड न्यूजीलैंड का खोज किया। न्यूजीलैंड। इसके अलावा कुछ और भी यात्री थे जैसे कि मैगलन, मैगेलन। इस ये बेसिकली क्या था, ये पुर्तगाल का था, पुर्तगीज था, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन ऑप्शंस के अलावा। पुर्तगाल का था और इसने खोजा था बेसिकली ये पृथ्वी की सब फर्स्ट टाइम समुद्री परिक्रमा इसके नेतृत्व में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड इसने पूरा किया। और एक और था जिसका नाम था बेसिकली अमेरिगो और वेस कोसी। ये इटली का था और इसने बेसिकली इसी के जो नेम के आधार पर ही अमेरिका का नाम, अमेरिका का नाम, क्योंकि इसका एज से है यहाँ पर A4 है आपका, हाँ, मेरिको, इसी के नाम के आधार पे अमेरिका पड़ा। आप आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? आंसर आपका बी हो गया। क्लियर? डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, सही बताना है कि सही कौन सा है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेयर द पोर्तुगीज। तो पौंडीचेरी पे अधिकार करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज वेयर फ्रेंच। तो पौंडीचेरी पर अधिकार करने वाले दूसरे जो यूरोपीय शक्ति थे फ्रांसीसी थे। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी। जो अंग्रेज थे कभी भी पौंडीचेरी पर अधिकार नहीं किया है। ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट बताना है, सही बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड थर्ड, थर्ड ओनली, या तीनों के तीनों सही है। सो आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज पुर्तगीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट जो यूरोपियन थे पुर्तगीज थे जिन्होंने पौंडीचेरी पे अपना अधिकार जमाया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेयर द फ्रेंच। ये फ्रेंच नहीं थे, जो सेकेंड पावर था जो उन्होंने पौंडीचेरी पे अपना अधिकार लिया था वो डच थे, डच। इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत होता है। तीसरा दिया हुआ है कि इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पे अधिकार नहीं किया है। तो अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पे अधिकार बेसिकली इसको ऑक्युपाई किया था 1793 में, 1793 में इसको ऑक्युपाई किया था, लेकिन इसको 1814 में 1814 में बेसिकली इन्होंने फ्रांस को दे दिया था, फ्रांस को दे दिया था। और इसके लिए इन्होंने ट्रीटी किया था, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे
गलत होता है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट सही है, आंसर आपका यहाँ पे ए हो गया, A1 डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जो थर्ड क्वेश्चन है, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कर्क रेखा है किन राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ऑप्शन आपके सामने, सही बताना है क्या क्या है। फर्स्ट सेकेंड फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, 1 3 4 और 2 3 4। सो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। कर्क रेखा इन चारों में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, चारों में से या किसी एक में है जिनमें नहीं है, या दो में है जिनमें नहीं है, आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर बात करें तो जो कर्क रेखा है बेसिकली वो क्या था, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो फर्स्ट शुरू होता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद आप कहाँ आएंगे, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनका क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, सबसे कम शॉर्टेस्ट लेंथ है, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका लॉन्गेस्ट लेंथ है, यहाँ पे ज्यादा है, लॉन्गेस्ट लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आ गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड से होते हुए आगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और मिजोरम 8। तो इन 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे बताइए, ये 4 दिया हो, इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो गुजरात से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ भी से होकर के गुजरती है, झारखंड से भी होकर के गुजरती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 और 4। देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, 1 2 4, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो आंसर आपके यहाँ पे ए हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर है, ओनली रिवर है बेसिकली इंडिया के, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्वाइस कट करती है। ठीक है, तो उस रिवर का नाम है माही, माही रिवर। 2 बार वो कहाँ कहाँ काटती है, एक बार वो काटती है आपके मध्य प्रदेश में, और दूसरी बार कट करती है गुजरात। ठीक है, इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आंसर होगा आपका माही रिवर। फिर यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ भी आपके 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, बताना है। असम शेयर द बॉर्डर विद द भूटान एंड बांग्लादेश, तो असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। सही बताना है, सही क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, बताइए आंसर क्या होगा। सो आंसर है यहाँ पर, ये ग्राफ यदि देखें तो फर्स्ट है कि पूछा क्या है, आसाम, आसाम का किसके किसके साथ सीमा शेयर करता है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। आप मैप में देखो यहाँ पे,
आसाम जो है, भूटान, यहाँ पे आप जो टच हो रहा है भूटान और बांग्लादेश, ये रहा आपका आसाम का बॉर्डर एरिया और बांग्लादेश के साथ सीमा अपना साझा करता है। तो आसाम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सेकंड पूछा है कि वेस्ट बंगाल शेयर विद द भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल है, आप यहाँ पे देख रहे हो, वेस्ट बंगाल है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो अपना सीमा साझा कर रहा है किसके साथ, वेस्ट बंगाल का यहाँ पे आ गया भूटान, और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट था कि मिजोरम शेयर विद बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो मिजोरम यहाँ पर है, ये रहा मिजोरम, ये अपना बॉर्डर एक तरफ म्यांमार के साथ शेयर करता है और दूसरी तरफ है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैच दो, यहाँ भी आपको दो मैचिंग लिखा हुआ है, मैच करना है आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू के साथ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके टाइम पे हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, चार्टर एक्ट 1813। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर एक्ट 1833। तो चार स्टेटमेंट्स हैं, चारों को आपको उनके एक्ट्स के साथ मैच करना है। बताइए क्या होगा आंसर। सो आंसर है यहाँ पे कि जो डिटेल आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका क्या था कि ड्यूअल कंट्रोल के लिए सेपरेट द कंपनी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया गया। न्यू बॉडी बनाया गया था 6 मेंबर बॉडी, जो क्या करता है कि कंट्रोल इन लंदन टू ओवरसी इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हुआ था, उसमें कहते हैं फर्स्ट जुडिशरी था जब इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन एंड डेट बात करें तो 1774 में कलकत्ता में, और जो उसके चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर इलियाज एलिजा एम्पे। क्रिश्चियन मिशनरी चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या जो रिलीजियस एंट्री हुआ, अलाउ क्रिश्चियंस मिशनरी टू इंटर इंडिया टू प्रीच। और एजुकेशन ग्रांट 1 लाख एनुअली फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए दिया गया। लॉ मेंबर जो थे बेसिकली चार्टर एक्ट 1833 में, इसमें ऐड फोर्थ मेंबर ऐड किया गया था लॉ मेंबर गवर्नर काउंसिल, गवर्नर जनरल के काउंसिल में। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था लॉर्ड मैकाले का, जो पोस्ट किया था लेटर कोडिफाइड द इंडियन पेनल कोड आईपीसी। हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट 1919 के एक्ट से आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, सही बताना है कौन सा है। इंट्रोडक्शन ऑफ डाईआर्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासक की शुरुआत किसके टाइम पे हुआ था। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुआ था। तीसरा, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार हस्तांतरण किया गया था। सो सही बताना है यहाँ पे, करेक्ट बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही, सिर्फ एक, दो और तीन, एक और तीन या तीनों। सो आंसर यहाँ पे सी है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसका एग्जीक्यूटिव में प्रिंसिपल रिफॉर्म क्या होता है कि इंट्रोड्यूस्ड डायarchy, इसने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो स्कीम थी इन द 8 मेजर प्रोविंसेस में लागू किया था। रिजर्व सब्जेक्ट था कि क्रिटिकल एरिया जैसे कि फाइनेंस, पुलिस और जस्टिस रिमेन विद द ब्रिटिश गवर्नर के साथ रखा था। ट्रांसफर्स जो सब्जेक्ट थे जैसे कि लोकल एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, एक इलेक्ट वेंट टू द इंडियन मिनिस्टर्स। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इसमें क्या था कि सेपरेट सेंट्रल सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू द सेंट्रल कंट्रोल।
Budget separation allowed provincial legislature to pass their own independent budget for the first time. ठीक है, तो बजट का यहाँ पे प्रतिकरण हुआ था। लेजिस्लेटिव और इलेक्टोरल चेंजेस क्या हुआ था कि बाइक कैमरलिज्म एट द सेंटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था लागू करने के लिए किया गया replace the unique cameral system with a two house legislature, एक था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे इंट्रोड्यूस डायरेक्ट वोटिंग एलिमेंट्स अक्रॉस द कंट्री फॉर द लेजिस्लेटिव हाउसेस के लिए। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, यहाँ पे लिमिटेड द राइट टू वोट किया गया था बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ओनरशिप, टैक्स पेमेंट और एजुकेशन के आधार पर। एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट, जो इसमें क्या था कि एक्सपेंडेड वोटर पूल्स टू इंक्लूड सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। वीटो पावर, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है उसको रिटेन किया गया था फॉर बोथ द वाइसराय और प्रोविंशियल गवर्नर ओवर एनी बिल के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या हुआ था कि सिविल सर्विसेज कमीशन आया था, मैंडेटेड सेंट्रल बॉडी टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया क्रिएटेड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बेस्ड इन द लंदन टू हैंडल द इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक लंदन में हाई कमिश्नर बनाया गया। स्टैट्यूटरी कमीशन की बात करें तो ऑर्डर मैंडेटरी रिव्यू कमेटी टू एग्जामिन कि 10 साल में क्या प्रोग्रेस करा है, जिसको बाद में साइमन कमीशन के द्वारा इसको लेड किया गया। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following is a region why astronomical distances are measured in light years? खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? पहला, डिस्टेंस एमंग स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, तारकीय पिंडों के बीच दूरियां नहीं बदलती हैं। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, तारकीय पिंडों के बीच जो का गुरुत्वाकर्षण नहीं बदलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में यात्रा करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, प्रकाश की गति हमेशा समान हो रहती है। तो चारों ऑप्शंस में से सही बताना है। ठीक है, कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों मापा जाता है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे डी। आंसर है आपका डी। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, हमें प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि लाइट ईयर क्या होता है कि इज अ डिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन सिंगल अर्थ ईयर, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट इज वेयर ऑल स्टेलर बॉडीज प्रेजेंट इन अ वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट आल्सो कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहता है। एंड इट्स नॉन टू हाई प्रेसिजन, दैट्स व्हाई ऑल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। इसलिए प्रभाव मतलब ब्रह्मांड में किसी भी स्रोत या देखने वाले की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर को बेस्ट माना जाता है। मैच लिस्ट वन क्वांटिटी विद द यूनिट, क्वांटिटी को यूनिट के साथ आपको करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। एक क्वांटिटी है, उसका ये यूनिट है। हाई स्पीड को मैक, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, प्रेशर पास्कल और एनर्जी जूल। बताइए कौन किसके साथ मैच करेगा। आंसर यहाँ पे सी है। ठीक है, हाई स्पीड क्या हो गया, हाई स्पीड आपका मैक, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, प्रेशर पास्कल एंड एनर्जी जूल। डिटेल यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। Arrange the following events in the chronological order and select the correct answer from the given. So यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं। रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रundtland कमीशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो ये चार रिपोर्ट्स हैं। आपको बताना है कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, इनके कालानुक्रमिक
जो क्रम है वो बताना है, ईयर्स पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी हो गया, आंसर आपका बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये 1972 में आया था। ब्रंटलैंड कमीशन का रिपोर्ट अगस्त 1987 में आया था। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जनवरी 1989 में आया था। और रियो अर्थ समिट जो हुआ था जून 1992 में हुआ था। क्लियर है? द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश किया गया था बाय द क्लब ऑफ रोम के द्वारा, जिसमें वार्निंग किया गया था पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स के डिप्लीशन से रिलेटेड अत्यधिक दोहन करना है। ब्रundtland कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, और ये ऑफिशियली डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो प्रोजेक्ट ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था बाय फेजिंग आउट द सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ, एक मेजर इवेंट कॉन्फ्रेंस था जो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और यहीं पर एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था फॉर द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। सेकेंड है यहाँ पे कि कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन अ फॉरेस्ट, बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, वन बायोमास और कृषि मिट्टी में जो पृथक किया गया कार्बन है वो कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। या कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में जो कार्बन होता है वो होता है। या फिर कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ब्रह्मांड में वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन है वो ब्लू कार्बन है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर ए, आंसर है आपका ए कि कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ब्लू कार्बन बेसिकली क्या है कि इज सिंपली टर्म फॉर कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। उसमें क्या होता है, सी ग्रासेस, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्सेस और along our coast capture and hold carbon, acting as something called कार्बन सिंक कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लू कार्बन एक है जिसमें दुनिया के महासागर और तटीय परिस्थिति में जो कोस्टल इकोसिस्टम वायुमंडल से सोखते हैं और अपने पास जमा करके रखते हैं। ये अब वैश्विक कार्बन चक्र, ग्लोबल कार्बन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्बन कहाँ जमा होता है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के तटीय आवासों में पाया जाता है। फर्स्ट है मैंग्रोव, दूसरा है सॉल्ट मार्सेस और तीसरा है सीग्रासेस मीडोस। मैंग्रोव तटीय क्षेत्र में उगने वाले घने पेड़ और झाड़ियाँ होती है। सॉल्ट मार्सेस समुद्र के किनारे दलदली और घास वाली भूमि होती है। समुद्री घास की बात करें तो समुद्र के पानी के भीतर एक फैली घास होती है। महत्वपूर्ण क्यों है? अत्यधिक क्षमता ये तटीय तंत्र स्थलीय वनों जैसे अमेजन के जंगल की तुलना में 10 गुना तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में कार्बन को सोखता है। लंबे समय तक भंडारण कार्बन को केवल अपने पौधों में ही नहीं बल्कि अपने नीचे की गीली मिट्टी सेडिमेंट्स में भी हजारों साल तक इस कार्बन को सुरक्षित रखता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इसका मतलब क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का? वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, जहाँ पे कृषि और उद्योग को समान दर्जा दिया जाता है। फिर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं। तीसरा, वेयर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय हेवी डोज ऑफ स्वदेशी इन नेशनल इकोनॉमी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी की भारी मात्रा में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। या चौथा है कि वेयर द सेंटर और स्टेट आर इक्वल पार्टनर इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य समान भागीदार होते हैं। सो आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है इन चारों में से। तो आंसर है यहाँ पे बी, आंसर है आपका बी, वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन नेशनल इकोनॉमी। डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंबाइन एलिमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म, दैट मींस कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो गया और सोशलिज्म जैसे स्टेट इंटरवेंशन।
इन द सिस्टम बोथ पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑन होता है एंड प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल ऑन होता है कोएग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं कंट्री के इकोनॉमी के लिए। प्राइवेट सेक्टर का गोल बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इनोवेशन करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द कंपटीशन के थ्रू। और पब्लिक सेक्टर का गोल होता है यहाँ पे कि सोशल वेलफेयर को, सामाजिक कल्याण को इंश्योर करना, मोनोपोलीज को कंट्रोल करना है, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कमजोर सेक्शन है उसको मजबूती देना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। ये है आपका कि एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मत यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या लक्षण होता है, विशेषताएं होती है। लो पर कैपिटा इनकम होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण की दर काफी कम होता है। लो डिपेंडेंसी रेशियो, निम्न निर्भरता अनुपात होता है। वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्सरी सेक्टर, तो कार्यबल का मुख्य हिस्सा तीसरे क्षेत्र में अधिक होता है। करेक्ट बताना है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ या डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पे ए है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि जो आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पर लो पर कैपिटा इनकम कम होता है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, लो डिपेंडेंसी रेशियो एक रॉन्ग है, और वर्क फोर्स लार्ज इन टर्सरी सेक्टर भी रॉन्ग है। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कि रीजन क्या है यहाँ पे। तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो सफर करता है लो प्रोडक्टिविटी से और मास पॉवर्टी से। ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी होता है, बिकॉज टोटल नेशनल आउटपुट इज लो रिलेटिव टू द हाई पॉपुलेशन, कंपेयर में आउट नेशनल आउटपुट कम होता है और एवरेज जो इनकम हो पर पर्सन भी काफ़ी कम होता है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एक क्या होता है कि विशेष साइकिल होता है। लो इनकम लेड टू द लो सेविंग, यदि सही बात है, यदि इनकम कम रहेगा तो सेविंग भी कम होगा, और जब सेविंग कम होगा तो लिटिल मनी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका कम हो जाएगा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है। लो डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो अंडर डेवलप्ड जो नेशन होते हैं वहाँ पे हाई बर्थ रेट होता है, और मीन लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो होते हैं चिल्ड्रन डू नॉट वर्क। ठीक है। इस केस में द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन हैं और जो बुजुर्ग हैं टू वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एक्चुअली हाई। the ratio of a dependent जो to the working age population actually high not low। ठीक है। थर्ड यहाँ पे कि रॉन्ग क्यों है, क्योंकि the workforce in an underdeveloped economy is predominantly engaged in the primary sector। टर्सरी सेक्टर में नहीं, प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर में ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। टर्सरी सेक्टर